नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है और मुद्दा है मजदूर मौत और सियासत। लगातार मजदूरों की मौत की खबरें आ रही है। पहले गुना में देखा, उसके बाद उज्जैन और अब जो ताजा खबर आ रही है वो छतरपुर सागर की है, जहां फिर एक बार 5 मजदूरों की मौत हुई है। ये कोई नई बात नहीं है। लगातार यदि ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बातें कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम देख लें तो ये आंकड़ा सैकड़ों की तरफ पहुंच रहा है। लगातार मजदूरों की मौत हो रही है, तो मौत का जिम्मेदार है कौन? मजदूरों की मौत पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। दरअसल मजदूर जो शिकार बन रहे हैं, काल के गाल में जो समा रहे हैं, ये वही मजदूर है जो अलग अलग स्थानों से वापस लौट रहे हैं। सागर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई और 17 घायल हुए। 14 मई को गुना में एक हादसा हुआ था जिसमें 8 मजदूरों की मौत हुई थी। कंटेनर और बस में जोरदार भिड़ंत हुई थी। 50 से ज्यादा मजदूर घायल हुए थे। नरसिंहपुर में 5 मजदूरों की मौत हुई और 13 मजदूर घायल हुए थे। इसी तरह कुछ और अन्य स्थानों से भी खबरें आ रही और ये आंकड़ा यदि हम देखें तो काफी बड़ा है। सवाल यह है कि क्या व्यवस्था पहले से हो जाती तो इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं होती। अब बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि कल यूपी के औरैया में भी एक भीषण हादसा देखने को मिला, जहां 23 मजदूरों की मौत हुई है। दिल्ली में से गोरखपुर लौट रहे सभी मजदूर थे ये, और मजदूर की जो मौत पर सियासत देखने में आ रही, निश्चित रूप से विपक्ष को मौका मिलेगा तो सवाल खड़े करेंगे। लेकिन जैसा हम आपसे कह रहे हैं, ये आंकड़ा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। जहां से भी मजदूर लौट रहे हैं, जैसे आप देखिएगा हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि कहां कितने मजदूरों की मौत हुई है। क्या पहले से ये व्यवस्था की जाती तो मौत के मुंह में ये मजदूर नहीं समाते। अचानक एकदम रैला सा आ रहा है, चाहे वो मुंबई से लौटने वाले लोग हों या अन्य स्थानों से लौटने वाले लोग हों, और मजदूरों की मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्या कहा पीसी शर्मा ने, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए, जरा सुनते हैं। मजदूरों की जान लगातार जा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जा रही है। मध्य प्रदेश के रेल से कट के मौत हुई हमारे मजदूरों की, और आज भी पैदल चल रहे हैं। हम लोग कल भी गए थे वहाँ विदिशा रोड पे, बस में, ट्रक में, ऑटो में, मोटरसाइकिल पे, पैदल। मैं समझता हूँ कि एक इतनी प्रताड़ना तो गरीब आदमी को, आम आदमी को अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं मिली जो आज मोदी जी काल में और शिवराज जी के काल मिल रही है। चलिए, रेलवे से जो मजदूरें हुई थी, 15 मजदूरों की, जो कटने के बाद, माफ करिएगा, रेल की पटरी पर जब सो रहे थे तो अचानक ट्रेन आई और उनकी जान चली गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रात में यदि पटरी पर कोई व्यक्ति सो जाए और उसके बाद आप ट्रेन से उम्मीद करें कि वो रुक जाए तो ये कैसे। तो उन्होंने फिर इस याचिका पर सुनवाई भी नहीं की और अपनी तरफ से एक तरह से कहा जाए तो दलील दी। ये दिल्ली में लगाई गई थी, लेकिन ये अलग तरह का मामला था। अब जो खबरें आ रही है वो लगातार ये बता रही है कि आखिर मजदूरों की मौत हो क्या रही। मजदूरों की मौतों की संख्या यदि हम देखें तो ये सैकड़ों के पार जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हर जगह से ऐसी खबरें आई हैं जहां कंटेनर या ट्रक की भिड़ंत हुई है, बस की भिड़ंत हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में ही हम बीते एक हफ्ते में देखें तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो दिल दहला देने वाली है। और फिर वही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है। फिर इस पर सियासत भी देखने को मिली। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है। आकाश, हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जो झकझोर देने वाली बात है। हम भी सड़कों पर जब निकले ग्राउंड जीरो पर तो तस्वीरें थी वो बयां कर रही थी कि आगे चलकर किस तरह की और स्थितियां बिगड़ने वाली है। पर ये जो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मजदूर शिकार हो रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो जो एक्सीडेंट का आंकड़ा था वो काफी कम हुआ था, लेकिन अब एकदम से लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने गांव को जाना चाहते हैं। आज कहां घटना हुई और अभी तक यदि हम ये संख्या देखें तो कहां पहुंच रही? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से मजदूर की मजबूरी के बाद अब जान पर भी यहाँ पर संकट देखने को मिल रहा है। अगर सागर की हम बात करें, जिस तरीके से जो दर्दनाक हादसा सागर छतरपुर में जो है देखने को मिला है बॉर्डर पर, वो कहीं ना कहीं झंझोड़ने वाला है और साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि मजदूर अपने घर पहुंचने की आस में निकल तो रहा है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, वो कहीं और ही जा रहा है। यही कारण है कि दर्दनाक हादसे लगातार जो है निकलकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सामने आ रहे हैं। अगर आज की 2 बड़ी खबरों की अगर हम बात करें, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के औरैया में जो है बड़ा सड़क दुर्घटना देखने को मिली है, जहां ट्रक, चूने से भरे ट्रक में सवार मजदूरों की जो है मौत हुई है। 23 से ज्यादा मजदूर वहां मौत के गाल में समा गए। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर छतरपुर जो हाईवे है वहां पर भी जो कुछ इसी तरीके की घटना देखने को मिली। 5 मजदूर जो है
मौत के गाल में समा गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और लगातार ये जो सिलसिला है, जिस तरीके से लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी गई, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक लॉकडाउन किया गया था, उसके कारण पूरे देश में जो है कई राज्यों के जगह जगह के जो लोग थे अलग अलग राज्यों में जो है फंस गए थे। खासतौर पर मजदूर जो वर्ग था उसको खासी परेशानी के सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक तो उसकी रोजी रोटी छिन गई थी, कई दिनों से उसके पास रोजगार नहीं था, जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके रखे थे वो 15-20 दिन में महंगाई के कारण खर्च हो गए। लगातार उसको आस थी कि सरकार व्यवस्था करेगी, लेकिन तय समय सीमा पर व्यवस्था नहीं हो पाई और यही कारण रहा कि मजदूर को जो साधन मिला, अगर साधन नहीं मिला तो वो पैदल ही जो है अपने घर के लिए निकल लिया। और जैसे ही घर के लिए निकला, रास्ते काफी सड़कें, अगर हम देखें तो हमने भोपाल के भी जो हाईवे हैं या मध्य प्रदेश के भी जो अधिकांश हाईवे हैं, वहां पर हमने देखा है साफ तौर पर सैकड़ों की तादाद में जो है मजदूर नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के परिदृश्य में अगर बात करें तो नरसिंहपुर में भी जो है दर्दनाक सड़क हादसा जो है 10 मई को देखने को मिला था, वहां पर भी जो है 5 मजदूरों की जान गई थी मनोज जी। इसके अलावा अगर हम बात करें 14 तारीख को भी जो है गुना में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर जो है उत्तर प्रदेश से जो मजदूर आ रहे थे उनकी दर्दनाक मौत हुई। 8 से ज्यादा मजदूर जो है मौत के गाल में समा गए। वहीं 53 जो मजदूर थे वो जो है घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तो ये जो सिलसिला है लगातार, ये सड़क दुर्घटनाओं का दर्दनाक सिलसिला लगातार जारी है और इसमें कहीं ना कहीं जो अपनी बलि का बकरा एक तरीके से जो है श्रमिक और मजदूर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तय समय सीमा में जो व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए की जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र की सरकारें उनको जो है सही तरीके से, बेहतर तरीके से जो है नहीं कर पाई और यही कारण रहा कि मजदूर को अब जो है भगवान। चलिए आकाश, आप बने रहिए मेरे साथ। इस समय कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही वो जुड़ते हैं तो मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। भूपेंद्र जी, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकारें हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। आज फिर एक हादसा देखने में आया छतरपुर और सागर के बीच में, जहां 5 मजदूरों की मौत हुई है। गुना की संख्या भी आपने देखी होगी। बाकी आज उत्तर प्रदेश में भी 23 मजदूरों की मौत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आज तो सड़कें खाली हैं तब एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो वो लोग बहुत कहना चाहिए कि पूरी नींद नहीं हो रही है, जो भी नहीं हो रहा है, या उनके पास कहीं पर भी, भले सरकारें ये दावा कर रही हैं कि हमने जो है ट्रांजिटरी शेल्टर बनाए हैं या भोजन की व्यवस्था की जा रही है, अगर ये सब चीजें होती तो ये मतलब उतावली और ये जो भागम भाग है इसके कारण ये एक्सीडेंट्स नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मशीनरी है वो असफल है और लोगों को आश्वस्त करने में असफल है कि उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको जो है यथास्थान भेजा जाएगा और इसी कारण से घटनाएं घट रही हैं। तो क्या ये माना जाए कहीं कुछ लापरवाही, अव्यवस्था भी आपको दिखाई दे रही? नहीं, देखिए, लापरवाही तो ये है, ये सभी जगह हम देख रहे हैं। आज राजधानी भोपाल तक में ट्रकों में भर भर के लोग जा रहे हैं और सरकार दावा कर रही है कि हम बसों से भेज रहे हैं। तो ये जो चीज है, इसका मतलब है कि हम उन मजदूरों में ये विश्वास, ये भरोसा पैदा कर पाने में सरकार असफल हो रही है कि उनकी जो उन्हें जो है सुरक्षित और उनके गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। जी। और कई जगह ये भी घटनाएं घटी हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिन लोगों को भेजा भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें लेंथ से मना कर दिया, उनको खड़ा कर दिया चौराहे पर। तो ये जो हताशा का वातावरण निर्मित हो रहा है, जो एक भय का वातावरण निर्मित हो रहा है, ये वातावरण सबसे दुखद है और इसी के कारण ये भागम भाग हो रही है जिसको सरकार नियंत्रित कर पाने में असमर्थ है। दिल्ली के कुछ जो है चंद चैनल भी 24 घंटे ये भय का वातावरण बनाते रहते हैं और उसके उन्हें देख देख के जनता के अंदर ऐसा है कि जिस तरह हो अपने घर पहुंचो, मरेंगे तो घर जाके मरेंगे। तो ये सारी चीजों पर नियंत्रण। चलिए, हम लोगों से यही कहेंगे, आप जो कह रहे हैं कि आप भय में मत आइए, आप भय के वातावरण में मत फंसिए, क्योंकि भय जैसा कोई वातावरण है नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, मजदूरों से हम कहना चाहते, लोगों से कहना चाहते कि थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि आपको घर पहुंचना है। 2 दिन बाद भी आप पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा मत कहिए कि किसी हादसे का आप शिकार हो जाए, ईश्वर ना करे। चिंतामण मालवी जुड़ रहा है मेरे साथ, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चिंतामण जी, घटनाएं जो दिखाई दे रही है वो चिंता बढ़ा रही है। लगातार अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि हादसों के शिकार मजदूर हो रहे हैं और एकदम से मजदूर को ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी घर पहुंच जाए। कहां चूक हो रही, कहां गड़बड़ हो रही, जिम्मेदार कौन है?
देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदार तो परिस्थितियां हैं और बहुत दुखद है कि जब मजदूर मरते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं मरता, उसका पूरा परिवार उसके साथ 20 साल पीछे चले जाता है। एक पालने वाला पिता मरता है, एक भाई मरता है, एक संबल उसका समाप्त होता है। तो केवल एक मजदूर की मौत नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की अन्य अर्थों में इस तरह की मृत्यु है वो, क्योंकि वही कमाने वाला व्यक्ति होता है। और कोई उसकी महिला भी अगर उसके परिवार में से जाती है तो निश्चित रूप से वो परिवार का केंद्र होती है। इसलिए ये बहुत दुखद है और ये कोई राजनीति का सवाल नहीं। हाँ, इसके समाधान जरूर ढूंढे जाने चाहिए कि क्यों, लेकिन निश्चित रूप से अब इसका कोई विश्वास बहाली ही एकमात्र हो सकता है कि वो जहां है वहां रुके और सरकार उनको वहां पर भोजन उपलब्ध कराए और सैनिटेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराए, वहां शौच होने की, नहाने की, ये सब व्यवस्था और जहां है वहां उपलब्ध करा के एक सुनियोजित तरीके से वास्तव में इसको करना चाहिए। और जो आधार का डाटा है या फिर जो अन्य डाटा है उसको लेकर के या फिर सोशल जो अपना मोबाइल है या इंटरनेट है उसके माध्यम से लेकर के कहाँ है, किस तरह है, कैसे पहुंचाया जा सकता है, कोई सुगम माध्यम बनाना चाहिए। सरकारें तो आपकी है मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन जादू की अपेक्षाएं सरकार से नहीं की जा सकती इस तरह की व्यवस्थाओं में, इस तरह की परिस्थितियों में, क्योंकि जादू कोई सरकार नहीं चाहती है। और फिर जो मजदूर हैं वो लिविंग बीइंग है, वो उनके अपना सोचने का तरीका, उनका अपना चलने का तरीका, उनकी जल्दी, उनके भाव। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस और तमाम अन्य हमारे विपक्षी दल इस मुद्दे पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन जब समाधान की बात आती है तो जैसे एनपीए की बात है तो एनपीए का सबसे ज्यादा इन्होंने विरोध किया। अगर एनपीए हो जाता है तो उसके डाटा आ जाते हैं, तो कौन कहाँ 6 महीने से रह रहा है, ज्यादा समय रह रहा है, कहाँ है, ये सारे डाटा आने से इनको लाना आसान होता। लेकिन इस तरह के सुधारों का कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल हैं वो विरोध करते हैं और ऐसे जो है क्षणिक सुधार के लिए चिल्लाते हैं। जी, तो वास्तव में देश में मजदूरों का पूरा डाटा चाहिए, पूरा उनका जहां है, किस तरह है, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये बेसिक चीज है। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के लगातार आरोप रहे हैं कि गड़बड़ है सरकारों की तरफ से, अव्यवस्था। आज पीसी शर्मा साहब ने भी यही कहा, हमने सुनाया भी आपको। भूपेंद्र जी, आप सुन रहे होंगे चिंतामण मालवीय जी कहिए। मालवीय जी चूंकि जो है उस वर्ग की पीड़ा समझते हैं, इसलिए इन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया कि सरकारों को जो है ये बात करनी चाहिए, जिम्मेवारी से करनी चाहिए। ये बात इन्होंने स्वीकार कर ली, मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कहीं की ईंट कहीं की रोड, आपस में चीजों को ना जोड़ें। सीएए का जो विरोध है और जो मजदूरों का डाटा है, इन दोनों में को आपस में जोड़ के ये इस तरह की बात करना और लोगों को गुमराह करना ये उचित नहीं है। ये जो नेशनल सैंपल सर्वे के पास इसके सारे डाटा हैं, आधार के पास सारे डाटा हैं लोगों के, और पूरे देश का सारा डाटा सरकार के पास मौजूद है। वो कोई सीएए से अलग से पैदा नहीं होने वाला था। ये वो सीएए जो है आपकी एक राजनीतिक चाल थी जो असफल हो गई, इसलिए आप अपना स्यापा करते रहिए, लेकिन उसका देश के डाटा से, देश की जो कहना चाहिए सांख्यिकी है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। सरकार के पास 25 तरह के डाटा हैं और उन सारे डाटों में इन सब चीजों की जानकारी है। ईपीएफ के डाटा है, ईएसआई के डाटा है, सब में उनकी लोकेशन से लेके सारी चीजें दी हुई हैं। कितनी जगह पर झूठ बोल के अपन जो है काम चलाना चाहेंगे। सवाल ये है कि आज जब सरकार ने इस बात की घोषणा की, मालवीय जी आप बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पर ध्यान दें कि जब सरकार ने इस बात की घोषणा की कि 3 महीने की तनख्वाह जो है फैक्ट्री वाला दे, तो सरकार अगर इस बार और उसको नौकरी से नहीं निकाले, तो सरकार अगर इसी के साथ ये घोषणा कर देती कि साहब जो है 1.5 महीने का कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, 1.5 महीने का फैक्ट्री वाला करेगा, तो सारे फैक्ट्री वाले तैयार हो जाते और मजदूर को ये आश्वासन हो जाता कि 3 महीने उसकी नौकरी बरकरार रहेगी। आपने ये दोनों चीजें नहीं की और 50 दिन तक मजदूर वेट करता रहा, इसलिए वो भाग रहा है। और उसको मालिक 1 महीने की तनख्वाह तो सबने दे दी फैक्ट्री वालों ने, लेकिन अगले महीने की तनख्वाह वो कहाँ से दे, उसकी भी अपनी परिस्थिति है। ये बात बिल्कुल आपने सच कही, क्योंकि जब मजदूरों से हम सड़क पर उतरे तो उन्होंने कहा कि जो भी फैक्ट्री के मालिक है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, बाकायदा हाथ उठाकर उन्होंने दिखाया भी मजदूरों ने कि साहब हम क्या करते वहां रहकर, मुंबई में रहकर क्या करते, वहां कोई देने वाला है नहीं, परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, इसलिए हम अपने गांव लौट रहे। गांव लौटकर कम से कम 2 समय की रोटी तो मिल जाएगी, ऐसी उन लोग को उम्मीद है। चिंतामण मालवीय जी, यही सबसे बड़ी चिंता भी दिखाई दे रही जिसका हम आपसे भी जिक्र कर रहे थे, और भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि सीए से इसको मत जोड़िए।
देखिए, मेरे भाई भूपेंद्र जी स्वयं विशेषज्ञ हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगर कि वो सीए पे चले गए, सीए हो गया, सब कुछ हो गया, लागू हो गया, वो विषय नहीं रहा। मैं तो एनपीआर जिसको जी कागज नहीं दिखाएंगे, देश में अव्यवस्था फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही, समर्थन कर रही है। दूसरा जो है ये मुझे सलाह देने की बजाय, ये सरकार को सलाह देने की बजाय वो सोनिया गांधी जी को सलाह दे। जो सोनिया गांधी जी के नाम से झूठ बोला जा रहा है कि साहब वो टिकट सोनिया गांधी दे रही है। कांग्रेस के जो प्रमुख लोग कह रहे हैं कि साहब हम जो टिकट कांग्रेस दे देगी, हमारी राज्य सरकार दे देगी। जब पहले से तय किया हुआ है केंद्र सरकार ने कि 80% रेलवे देगा और जो है 15%, 85% रेलवे देगा, 15% जो है वो राज्य सरकार को देना ताकि वो गणना में आ सके, ताकि वो गिनती में आ सके। लेकिन ये इस तरह भ्रम फैलाने का काम तो कांग्रेस कर रही है मजदूरों में। ये पैनिक फैलाने का काम भी कांग्रेस ने किया है, केवल अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। ऐसे समय में उनको विपक्ष की भूमिका निभाना थी, जिम्मेदार विपक्ष का दायित्व निभाना था। बजाय उसके उन्होंने हजारों लाखों मजदूरों को संकट में डालने का काम किया। सरकार ने संकट में नहीं डाला, सरकार ने सबसे पहले उनके खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया। लेकिन कहीं कहीं चिंतामणि जी एक गड़बड़ हुई है क्या? सरकार ने जब कहा कि लॉकडाउन कर लिया जाए, लॉकडाउन हो भी गया, जनता का कर्फ्यू भी लगा, उसका भी लोगों ने पालन किया, शंख बजे, ध्वनि बजी, सब दिखाई भी दिया। लेकिन उस बीच में क्या 5-7 दिन का यदि गैप मिल जाता, और चिंता इस बात की थी सरकार की कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कोरोना लेकर चले जाएं। लेकिन अब जो लंबी कतारें लगी है वो तो कोरोना के बढ़ने के बाद ही मुंबई से लोग निकल रहे हैं, तो वो तो अपने साथ एक तरह से कहा जाए तो एक विस्फोटक स्थिति भी हो सकती है आने वाले दिनों में। देखिए, वो परिस्थितियां जितना सरकार कर सकती थी उतना किया है और स्थितियां नियंत्रण में है। और इस बात की प्रशंसा केवल भारत के लोग ही अनुभव नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व अनुभव कर रहा है कि सबसे ज्यादा नियंत्रण अगर कोरोना को कहीं किया है तो भारत की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसमें राज्य सरकारों ने भी अपना सहयोग किया जितना हुआ है। कांग्रेस और कुछ तृणमूल दलों को छोड़ दें तो बाकी ने किया है। आप देखिए दक्षिण में कितना अच्छा नियंत्रण किया है। भूपेन जी, भूपेन जी मैं चाहता हूँ जी जी देखिए, झूठ बोलने में इन लोगों से हम लोग कोई मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। अभी मैं आपसे कहूं कि ये कह रहे हैं कि साहब जो है हमने 15% और 85% की घोषणा करी है। घोषणा किस तारीख को करी है? इनको ये तो सांसद रहे हैं, ये खुद ही देख लें। 4 मई को इन्होंने ये घोषणा की और 4 मई को घोषणा की इन्होंने दोपहर के 3 बजे। और क्यों घोषणा की? 1 मई को तो इनने सर्कुलर निकाला था कि हम किराया वसूलेंगे। 2 मई को इन्होंने जो है रेलवे ने सर्कुलर निकाला था कि राज्य सरकारें वसूल करके हमें किराया देंगी। कितना झूठ बोलते हैं ये, इनकी सरकार के सर्कुलर है, लिखित में है ये सारी चीजें। और 4 तारीख को सवेरे जब सोनिया गांधी जी ने घोषणा की कि हम देंगे किराया, तब 4 तारीख के दोपहर में रेलवे ने यह सर्कुलर निकाला कि 85% हम देंगे और 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तब तक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सर्कुलर्स भी नहीं आए थे। और शाम को जो है 3 बजे 4 बजे मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि हाँ साहब हम तो जो है फ्री में लाएंगे। तो ये तो सोनिया गांधी के बयान के बाद की स्थिति है। तब ये चेते हैं कि यार ये तो हमें तमाचा पड़ गया। अब तमाचा पड़ गया तो अब उसका कैसे परिमार्जन करें? तो अब ये 85-15 85-15 85-15 चिल्लाते फिर रहे हैं। 1 मई को आप क्या कर रहे थे? 2 मई को क्या कर रहे थे? 3 तारीख को आपने किराया वसूला है लोगों से, उसके लोगों के पास जो है टिकट है। कितना झूठ बोलोगे भाई? देश की जनता से कम सच का तो व्यवहार करिए। आप देश की सत्ता पर मालिक बने बैठे हैं। आप इस देश के 135 करोड़ लोगों के देवता हैं और झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी जनता से झूठ बोल रहे हैं। और चिंतामणि जी झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ऐसा कांग्रेस कह रही। भूपेन जी को क्या है, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस तरह काम करता है, उनको किसी ने कह दिया कि साहब वो मजदूरों की ऐसी समस्या आ रही है, आप घोषणा कर देंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उन्होंने घोषणा कर दी। कुछ अता पता उन्हें भी नहीं था। और ऐसा नहीं है, पहले ही रेलवे ने तय किया था। रेलवे एकदम निर्णय नहीं लेता, सोची समझी बैठक होती है, बोर्ड बैठता है, तब डिसीजन होता है। क्योंकि इतना बड़ा आर्थिक निर्णय था तो वो केवल 12 घंटे में हो गया, सोनिया गांधी के कहने के बाद हो गया और फिर रेल मंत्री ने बोल दिया। ऐसा नहीं है, वो पहले से ही तय था। सोनिया गांधी ने तो सेल्फ गोल कर दिया और उसके बाद बहुत छिछालेदर हुई, बहुत हंसी हुई कांग्रेस की। लेकिन बात कांग्रेस की हंसी में हमें कोई प्रसन्नता नहीं। हम तो चाहते हैं कांग्रेस मजबूत पार्टी बने ताकि एक महत्वपूर्ण विपक्ष। लेकिन चिंतामणि जी एक बड़ा सवाल था। खैर कांग्रेस जो भी कह रही, कांग्रेस विपक्ष में है वो कहेगी, लेकिन जब हम भी सड़कों पर उतरे और लोगों से बात कर रहे थे, जो लोग
भरकर उसमें जा रहे हैं, ट्रक में भरकर जा रहे हैं, मिनी ट्रक में। तो हमने पूछा तो वो ये कह रहे थे कि 3-3 हजार रुपए ट्रक वाला हमसे ले रहा है और हम हमारे गांव तक लौट रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक तो भयावह स्थिति है, एक ट्रक में 60-60 लोगों को भरा जा रहा है, मजबूरी है कि वो लोग भरकर जाएं, उसी में एक तरफ महिला बैठी, उसी में एक तरफ पुरुष बैठे हैं, और फिर 3 हजार रुपए उनसे लिया जा रहा है। इस तरह की स्थितियां भी सड़क पर यदि जाएंगे तो दिखाई पड़ रही है। नहीं, कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से, और उनको सुविधाएं दूसरी उपलब्ध कराना चाहिए, बसेस उपलब्ध कराना चाहिए, और आज भी ऐसे पोर्टल बनाए जाने चाहिए जहां लोग शिकायत कर सके, जहां लोग कह सकें कि भाई ऑनलाइन कराना चाहिए कि भाई हम यहाँ हैं, कोई उनकी तरफ से कर दें। शासन की इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, वो वहाँ जाएं, वो कर दें कि साहब इतने मजदूर यहाँ है, इनको ले जाने की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ ये जाएंगे, और इतने दिन तक जब तक वो रहे उनको एक जगह रोक करके रखना चाहिए। ये जो लगातार चलने की व्यवस्था है ये ठीक नहीं है। साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारे सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सरकारें भी है, उनको भी जो सड़कों पर चल रहे हैं मजदूर हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। जगह जगह पड़ाव बनाए जाने चाहिए, जैसे कई बार धार्मिक यात्राओं में बनाए जाते हैं, वैसे पड़ाव बनाए जाने चाहिए। चलिए, आपने बहुत ही साफ गोई से अपनी बात को स्वीकार किया और माना भी है। भूपेंद्र जी कम से कम मान रहे हैं चिंतामण मालवीय जी की ये सब होना चाहिए। मैंने तो पहले ही इनका आभार व्यक्त किया कि ये गरीबों का दर्द समझते हैं, इनकी सरकार नहीं समझती है। और जहां तक समाज का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा जो कहना चाहिए आक्रोश है, वो सिर्फ दबा इसलिए हुआ है कि सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। अब उनकी भी सीमा बोल गई है, वो कितने दिन खाना खिलाएंगी। आज गली जहाँ जाइएगा आप, समाज के लोग ही तो अपने पैसे निकाल के खर्चा कर रहे हैं। सरकार ने किया क्या है अभी तक? तो ये जो है, इतना जो आक्रोश दबा हुआ है, जनता जो है सहनशीलता के साथ अपने गंतव्य की तरफ जा रही, इसीलिए जा रही कि समाज ने बढ़ के काम किया है। अब सरकार बढ़ के काम करे और सरकार इसको रेगुलेट करे। ये अच्छी बात कह रहे हैं कि सरकार ये सब कर सकती है। उसके चलिए, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। आकाश यदि मेरे साथ जुड़े तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया आकाश से जरूर लेना चाहूंगा। आकाश, जिस तरह की स्थितियां हैं आप देख रहे हैं, देश में क्या नजर आ रहा है, प्रदेश में क्या नजर आ रहा है, लेकिन ये जो हादसे दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, क्या ये किसी तरह थम पाएंगे? सरकार इस तरफ आगे कुछ बढ़ रही है? जी बिल्कुल मनोज जी, यही चिंता का विषय है कि इन सड़क हादसों को किस तरीके से रोका जाए। और अब सरकारों को, क्योंकि खासतौर पर राज्य सरकारों को इसको लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। जब मजदूर जो है किसी भी राज्य की सीमा में इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, चाहे वो ट्रकों के माध्यम से हो या बसों के माध्यम से हो, तो यहाँ पर जो है उनकी जो है चेकिंग होना चाहिए, और यात्री बस के माध्यम से ही प्रयास होना चाहिए कि दिन के समय सफर हो। क्योंकि अधिकांश जो हादसे देखने को मिले हैं देर रात को देखने को मिले हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दिन के समय जो है जो सीमाएं हैं राज्यों की, यहां पर चौकसी होती है, पुलिस बल ज्यादा तैनात रहता है। और यही कारण है कि वाहन चालकों को, ट्रक चालकों को आशंका होती है कि ट्रक में मजदूर भरे होंगे, पुलिस चेकिंग करेगी, चालान कट सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये बड़ा जायज सा सवाल है। और जब फील्ड पर उतर रहे तो ये दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पुलिस खड़ी होती है और कहीं ट्रक चालक को भी ये लगता है कि दिन में ना जाने की बजाय रात में निकल जाए तो हमारा काम भी हो जाएगा, मजदूरों का काम भी हो जाएगा। फिर रात में कब झपकी लग जाए, क्योंकि दिन भर के थके हुए होते हैं और यही हादसे की वजह भी बन जाते हैं। लेकिन जिस तरह से रफ्तार सड़कों पर दिखाई दे रही है, लोगों का आता हुआ हुजूम दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में ये और चिंता बढ़ाएगा। और ये शायद इस तरफ बता भी रहा है, इशारा भी कर रहा है कि अब तो कम से कम समझ जाइए, लोगों को रहने की व्यवस्था कीजिए, धीरे धीरे कर उनको रवाना कीजिए, समझाइए, क्योंकि लोगों के मन में ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो हम घर ना पहुंच पाए। तो ये काम भी सरकार का ही है, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, स्थितियां बड़ी विकट है।